इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फैट का मेटाबॉलिज्म या मोबिलाइजेशन, कि फैट किस प्रकार गति करते हैं और हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो फैट की जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको दो स्टेप के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है फैट सिंथेसिस और दूसरा है फैट कैटाबॉलिज्म। फैट की जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर 3 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। पहला है वसी अम्लों का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, तीसरा है ग्लिसरॉल का फैटी एसिड्स के अंदर संघनन या कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फर्स्ट टॉपिक के अंदर देखें तो जो हम वसी अम्लों का बायोसिंथेसिस या फैटी एसिड्स का निर्माण, इस प्रक्रिया के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर पार्ट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया होती है, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है वो ल्यूकोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट के अंदर होती है। एनिमल्स के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली रिएक्शन है। ये प्लांट की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस या पापचय संश्लेषण होता है, लेकिन जो प्लास्टिड्स की अपेक्षा इसके अंदर जो सिंथेसिस होता है उसकी रेट बहुत कम मात्रा में होती है। क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो ट्रायोज फॉस्फेट है, वो शुगर कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से इसका निर्माण होता है, जो कि साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जहाँ पर इसका जो ट्रांसफर होता है वो पायरुवेट और एसीटेट के रूप में किया जाता है। पायरुवेट और एसीटेट जो होता है वो दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रिकर्सर जो मटेरियल होता है इसके फॉर्म के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें जो सुक्रोज होता है उसके अंदर कार्बन सोर्स पाया जाता है। ये जो है वो साइटोप्लाज्म से मैलेट और पायरुवेट के अंदर जो पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है और जो फैटी एसिड होता है उसके प्रिकर्सर मटेरियल के रूप में ये वर्क करता है। इसी प्रकार जो ऑयल सीड्स होते हैं, ये ऑयल सीड्स जो होते हैं वो ऑयल को स्टोर करने का काम करते हैं। ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट के रूप में स्टोर होते हैं। ये जो स्टोर होते हैं वो सुक्रोज या मैनोज के फॉर्म में होते हैं। इसी प्रकार जो इसकी अगर हम इस फर्स्ट स्टेप देखें तो इसके अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए जो है कार्बन प्रिकर्सर के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको अगर हम इक्वेशन के रूप में देखें तो यहाँ पर जो है ये 8 एसाइल कोएंजाइम जो होते हैं वो 7 एटीपीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, 7 एटीपीज़ के साथ जुड़ते हैं और 14 NADPH का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर 14 हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो सहयोग करते हैं। और क्रिया के अंत में जो है वो पाल्मिटेलेट का फॉर्मेशन होता है और 7 ADP का निर्माण होता है। इसके अलावा 7 PI फास्फेट रिलीज़ होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 14 NADPH के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और 8 कोएंजाइम्स का निर्माण होता है। इसके अलावा 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर रिलीज़ होते हैं। इस पूरी प्रोसीजर को हम यहाँ देखें तो ये अगले स्टेप के अंदर ये देखिए कि हम फास्फोफाइलाइजेशन इसको कहा जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के और साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर NADH प्लस H का ऑक्जेलो ब्यूटेलेट जो एंजाइम है वो मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर मैलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो मैलिक एसिड होता है वह NADP प्लस मैलिक एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर पायरुविक एसिड्स के अंदर बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH और H प्लस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पर
इस प्रोसेसर से समझ सकते हैं कि जो साइटोसोल होता है, कोशिका द्रव जो होता है, उसके अंदर 4 जो ग्लूकोज होते हैं वो 8 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और उसके अंदर 8 एटीपी का निर्माण होता है और 8 NADPH और 8 ही हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। जब 8 पायरुवेट एंजाइम्स पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंट्री करते हैं तब ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम्स का निर्माण करते हैं और हमें 8 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर 8 NADPH प्लस 8 हाइड्रोजन्स के एटम्स हमें प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेशन की इस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ये प्रक्रिया होती है और हमें 8 NAD के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 8 वाटर मॉलिक्यूल्स और 24 ATPs के मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्रक्रिया को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझकर इसको समझने की दृष्टि से इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज जो होता है वो उस ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 8 एसिटाइल कोएंजाइम्स तथा 32 ATP हमें इस प्रक्रिया के अंदर प्राप्त होती है फैट के मेटाबॉलिज्म में और 14 NADPH प्लस H का 60% फॉस्फोइनोल पायरुविक पाथवे से प्राप्त होते हैं और बाकी का जो भाग होता है इसके अंदर NADPH प्लस H में ये साइटोसोलिक एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट से हमें प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को भी हम यहाँ पर इस रिएक्शन से समझ सकते हैं, जिसके अंदर ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स प्लस यहाँ पर BCCP यानी कि बायोटीन कार्बोहाइड्रेलेज फॉस्फेट का यूज़ होता है यहाँ पर और ये जो है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर और मैग्नीशियम की प्रेजेंस के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और BCCP और ADP प्लस फॉस्फेट का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड BCCP कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, जो कि एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहाँ पर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और BCCP जो होता है वह एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करता है और कार्बोक्सिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर ये मेलाइन कोएंजाइम्स के साथ BCCP में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार मेलाइन कोएंजाइम्स का जो यूज़ होता है वो फैटी एसिड्स के बायोसिंथेसिस में उपयोग होता है और 2 कार्बन्स को जोड़ने की जो यूनिट्स के रूप में ये वर्क करता है। इस प्रकार BCCP एक बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन के रूप में यूज़ होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो पाल्मेटिक एसिड जो रिएक्शन की जो मेन रिएक्शन थी उसके एंड में हमने देखा कि यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पाल्मेटिक एसिड के बनने में लगभग 7 साइकिल्स इस एसिड्स के बनने में कंप्लीट होते हैं और प्रत्येक साइकिल्स में 1 ATP और 2 NADPH का यूज़ होता है और उसका रिडक्शन होता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन डबल बॉन्ड की जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर जो डबल बॉन्ड पाई जाती है उसका कारण हमें यहाँ पर देखते हैं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं और NADPH की प्रेजेंस होती है और ऑक्सीजन्स की उपस्थिति के अंदर ये नॉन सैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और NAD और वाटर मॉलिक्यूल्स हमें इस प्रक्रिया के अंदर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के अंदर जो NADH के अलावा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज साइटोक्रोम B5 डीसैचुरेजेस एंजाइम्स इसके अंदर भाग लेते हैं और इस अभिक्रिया को पूर्ण करने का काम करते हैं। अगर हम इसकी बायोसिंथेसिस को देखें, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, तो जो ग्लिसरॉल का बायोसिंथेसिस है उसको हम इसी प्रक्रिया के अंदर समझते हैं कि इसका जैव संश्लेषण किस प्रकार होता है। इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है इसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट का निर्माण होता है। ये डाईहाइड्रोक्सी 3 एसीटोन फास्फेट जो है वो
NADH प्लस H प्लस के साथ क्रिया करता है, जिसके अंदर DHAP जो एक एंजाइम्स होता है वो वर्क करता है। उसकी उपस्थिति के अंदर ये ग्लिसरॉल 3 फास्फेट प्लस NAD के अंदर रिडक्टेज हो जाता है। और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट का यूज़ जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल के सिंथेसिस के अंदर प्रोकैरियोटिक साइकिल के अंदर इसका लिपिड्स के अंदर फॉर्मेशन करते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफ़र होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड का संश्लेषण करने का काम करते हैं। हायर प्लांट्स में इसके लिए 2 साइकिल्स जो पाई जाती है वो लिपिड की सिंथेसिस के लिए भाग लेती है और इसको सबसे पहले जो है वो कैनेडी ने 1961 के अंदर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस साइकिल के अंदर इसको डिस्कवर किया था। इस ट्राइग्लिसराइड की जो स्ट्रक्चर है, उस सिंथेसिस की जो प्रक्रिया, उसके अंदर जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट भाग लेता है और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो है वो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर लाइसोफास्फोफाइटिडिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइसोफास्फोफाइटिडिक एसिड जो होता है वो एसाइल को एंजाइम्स के साथ अभिक्रिया करके फास्फोलाइटिडिक एसिड्स के अंदर और फास्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करता है और डाई एसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण करता है, जिसे DAG कहते हैं। ये DAG जो है वो एसाइल को एंजाइम्स के साथ वर्क करके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण यहाँ पर कर देता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसके अंदर आता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैट। फैट जो होता है वो आगे जाके आवश्यकता पड़ने पर सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ देख सकते हैं। जो सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो जो सीड की जो जर्मिनेशन सीड में है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट स्टोर रहता है और ये लिपिड्स के रूप में होता है, लिपिड कहलाता है और ये शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो ऑयल सीड्स होते हैं वो जर्मिनेशन के बाद जो है उनके अंदर जो लिपिड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो लिविंग बीइंग होता है, जो प्लांट है, उसको एनर्जी प्रदान करते हैं। उसकी जो बाकी की जो फंक्शंस होते हैं उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं, उसमें सहायता करते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस ओलियोसोम्स या ग्लाइकोक्सिसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके अंदर जो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर, जैसे हम रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। फैट जो होते हैं वो लिपिड्स हैं और फैट का जो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो लाइपेज एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंस के अंदर होता है और ये डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। डाइग्लिसराइड जो होते हैं वो पुनः जल अपघटित होकर लाइपेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। मोनोग्लिसराइड्स जो है वो पुनः वो हाइड्रोलाइसिस होते हैं और लाइपेज की प्रेजेंस के अंदर और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एसाइल कोएंजाइम का निर्माण करता है, जो कि ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर बनते हैं और ये जो एसाइल कोएंजाइम्स होता है वो सक्सिनेट एंजाइम्स के साथ वर्क करता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पर ये ऑक्जेलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैटाबॉलिज्म के अंदर जो मेन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, लिपिड या ट्राइग्लिसराइड्स का शुगर्स के अंदर कन्वर्ट, जिससे कि जो है ये एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फैट होते हैं जो वो स्टोर होते हैं, स्टोर होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर ये एनर्जी हमें प्रदान करते हैं, बर्न करके ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं।